अस्सलाम एवरीवन। सो मैं आपको बता रही थी एंटीवायरल ड्रग्स के बारे में फ्रॉम द कीमोथेरेपी एंड आई टोल्ड यू के सारे के सारे हर चीज़ इसमें से एक एक लफ्ज़ याद नहीं करना होता बिकॉज आपका टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है और डेफिनेटली इसमें से बहुत कुछ नहीं आता। जो आता है वो डेफिनेटली इंशाल्लाह मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। एंटी हर्पीस ड्रग्स हमने स्टार्ट की थी। मैंने आपसे कहा था 4 मेन ग्रुप्स हम बात करेंगे, एंटी हर्पीस, एंटी HIV, एंटी इन्फ्लुएंजा एंड एंटी हेपेटाइटिस यानी हेपेटाइटिस A B C वायरस ड्रग्स। ठीक है, एंटी हर्पीस में मैंने आपको सारी मेन ड्रग्स बता दी थी जिसमें एसाइक्लोवीर का नाम आपकी फिंगर टिप्स पे होना चाहिए, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड वगैरह वगैरह। सिर्फ उसमें आखिर में रहती थी फोस्कारनेट और मैंने कहा था कुछ अदर ड्रग्स होती हैं। असल में वो आपसे कभी कभार मांग लेते हैं कि इनलिस्ट करें एंटी हर्पीस ड्रग्स कौन सी है, तो उसमें आपने एसाइक्लोवीर, उसके बाद उसकी जो सारे थे वेलासाइक्लोवीर, जो उसके थे पेनसाइक्लोवीर, फैमसाइक्लोवीर, फिर गैनसाइक्लोवीर आती है, उसके बाद सिडोफोवीर एंड देन फोस्कारनेट। ठीक है, बाकी सारी मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। इसमें फोस्कारनेट सिर्फ रहेगी थी। फोस्कारनेट थोड़ी सी डिफरेंट इस हिसाब से कि हमारे पास ये आरएनए जो वायरस का हमारे पास आरएनए पॉलीमरेज होता है उसको इनहिबिट करती है। ठीक है, फोस्कारनेट, और जाके आप जाहिर सी बात है आरएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करेगी तो वायरस की जो भी डीएनए सिंथेसिस है, न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस है, वो नहीं होगी। ठीक है, बाकी पिछली जो थी वो डीएनए पॉलीमरेज को इनहिबिट करी थी। तो एक तो ये इसमें बात आपने याद रखनी है, और दूसरा आपने बात ये याद रखनी है कि ये भी आपकी एंटी हर्पीस भी है। ठीक है, मतलब हर्पीस वायरस के अगेंस्ट भी है और साथ आपका साइटोमेगालो वायरस के अगेंस्ट भी ये एक्ट करती है, और इसमें से कुछ भी नहीं आता। ठीक है, उसके बाद जो अदर ग्रुप में है ना, वो 4 ड्रग्स आपकी बुक में लिखी हुई है। कैटजन की बात कर रही हूँ मैं, उसमें विडेराबीन है, एडॉक्स्यूरिडीन, ट्राइफ्लोरिडीन एंड फोमिवर्सिन। वो चारों आपकी बुक में बिल्कुल सामने आपको लिखे हुए मिल जाएंगे। उनके सिर्फ नाम याद करने की जरूरत है, जरूरत नहीं है उनकी डिटेल्स पढ़ने की। आई एम टेलिंग यू, देखिए टाइम वेस्ट करने का फायदा नहीं है। ठीक है, सो सिर्फ उतना ही कीजिएगा, आई एम सॉरी, जितना रिक्वायर्ड है ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। तो बस आप उन चारों के नाम याद कर लें, फॉर इन लिस्टिंग आपको आने चाहिए। वैसे तो वो लिस्ट में भी सिर्फ आपसे 5 नाम मांगते हैं या 6 नाम मांगते हैं, जिसमें शुरू वाली ड्रग्स ही नाम पूरे कर देती हैं। उन अदर्स वाली के 3-4 के नाम याद रखने की तब भी जरूरत नहीं है, लेकिन स्टिल सेफ साइड पे होने के लिए सिर्फ उन चारों के नाम जिनके मैंने भी लिए हैं वो एक दफ़ा देख लीजिएगा। अब हम आते हैं अगले ग्रुप पे जो कि है एंटी HIV यानी ह्यूमन इन्फ्लुएंजा, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, आई एम सॉरी फॉर दैट, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस ड्रग्स जो है ना उसके अगेंस्ट जो आती हैं। अब बताए HIV कॉजेज एड्स। एड्स एक ऐसी बीमारी है जिसका अभी तक हम कहते हैं कि इलाज नहीं है हमारे पास। इस वजह से इलाज नहीं है क्योंकि एड्स आपकी डायरेक्टली इम्यूनिटी पे जाके अटैक करती है, इम्यून सेल्स को खत्म कर रही होती है। तो हम इसके अगेंस्ट जो ड्रग्स देते भी हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स देते हैं, उससे हमारे अपने बॉडी के सेल्स भी डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं, जिससे पेशेंट वैसे ही लो इम्यूनिटी में होता है, उसमें मजीद लो इम्यूनिटी में सेकेंडरी बीमारियां भी हो रही होती हैं और अपने सेल्स भी डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं। तो फिर काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाता है उसको ट्रीट करना। ठीक है, सबसे बड़ा मसला एड्स में यही है कि इम्यूनिटी पे जाके अटैक करके उसको लो कर देता है और सेकेंडरी इन्फेक्शन बंदे का जान नहीं छोड़ती। ठीक है, तो हमने एंटी HIV जो ड्रग्स है ना वो बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ठीक है, कि वो क्या चीज़ इनहिबिट कर रही है, हमने उनको 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, सबसे पहला है न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, दूसरा है नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, उसको हम NNRTI कहते हैं, इसको हम NRTI कहते हैं, और तीसरा ग्रुप है हमारे पास प्रोटीएज इनहिबिटर। तीनों को बारी बारी हमने डिस्कस करना है और उसकी ड्रग्स को डिस्कस करना है। पहला ग्रुप अभी हम करेंगे, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स। अब इसमें से जो क्वेश्चन आता होता है वो ये करते हैं, आपसे पूछ लेते हैं न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर, बल्कि पूरा नाम भी नहीं लिखते, NRTI लिखते हैं। वो NRTI का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन दे दें, मोस्ट प्रोबेबली इसमें से ये क्वेश्चन आता है। वो आपसे कभी भी ड्रग्स भी इनलिस्ट नहीं करवाते क्योंकि उन्हें पता होता है बच्चे अक्सर औकात शायद, आई डोंट नो वो क्यों नहीं कराते, लेकिन ये बहुत कम आता है कि वो कहें आपसे कि सारी NRTIs को लिस्ट करें, लेकिन 1-2 दफ़ा आया हुआ है तो इस वजह से आपको आनी चाहिए इनलिस्ट करना भी। तो मैं आपको बता दूंगी उसका भी निमोनिक, लेकिन जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो आना चाहिए। अब आपको पता है हमने बात बहुत पहले पढ़ी थी कि HIV का एक बड़ा स्पेसिफिक अलग किस्म का एक पैटर्न होता है, और उसका वो पैटर्न ये है कि जब ये हमारा सपोज ह्यूमन सेल है, ठीक है, और वायरस है ये HIV, ये HIV जब ह्यूमन सेल के अंदर आता है तो उसके पास होता है सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। इस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA को इसने कन्वर्ट करना होता है डबल स्ट्रैंडेड DNA में। ये हमने HIV के बारे में पढ़ी हुई है बात, ठीक है, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA इसके पास पहले का होता है, उसको इसने कन्वर्ट करना होता है डबल स्ट्रैंडेड DNA में। अब RNA से DNA में कैसे कन्वर्ट हो, उसके लिए इसके पास, हमारी जो वायरस है इसके पास एक स्पेशल काइंड
टाइप का एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। ये एंजाइम अभी तक हम मतलब जो वायरसेस हम मोस्टली वायरसेस पढ़ते हैं उनमें से सिर्फ HIV के पास है, बाकी वायरसेस के पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम नहीं होता क्योंकि उन्होंने अपने सिंगल स्ट्रैंडेड RNA को DNA नहीं बनाना होता। तो ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है ना, ये इसका बड़ा स्पेशल किस्म का एंजाइम है। इसी की वजह से क्या होगा कि आपका ये RNA है सिंगल स्ट्रैंडेड है। RNA किससे बना हुआ होता है, चाहे RNA हो चाहे DNA हो, सारे दोनों चीजें मिलके बनी होती हैं, उनके स्ट्रैंड्स मिलके बने होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स से। हमने पढ़ा था ना ये बात कि RNA और DNA जो भी चीज़ होगी वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनी होती है, और एक न्यूक्लियोटाइड में हमारे पास एक शुगर होती है, एक बेस होती है नाइट्रोजनस बेस, और एक फॉस्फेट ग्रुप होता है, ठीक है। बहरहाल इस बात को छोड़ते हैं। अब जाहिर सी बात है कि दिस इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, इससे उसने इनकोड करना है डबल स्ट्रैंडेड DNA, तो उसके लिए एक नया DNA जब बनना है तो उसके लिए मल्टीपल न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए। ऐसे ही है ना, वो सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में ऐसे 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 करके जुड़ेंगे, फिर ऐसे 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 जुड़ेंगे तो एक पूरा डबल स्ट्रैंडेड DNA बनेगा। तो क्या करता है, ठीक है, ये नॉर्मल प्रोसेस है जो होना है। जो न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स है ना, ये सबसे पहले सेल के अंदर जाते हैं जिसमें वायरस घुसा हुआ है, वहां पर जाके ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। सबसे पहले तो इनकी अपनी एक्टिवेशन होनी होती है NRTIs की, ठीक है। एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद ये जाके आपकी जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है ना, इसमें इसकी एबिलिटी आप समझ लें कि इसके साथ कंपेटिटिव इनहिबिशन करते हैं। अब ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की सरफेस है, सपोज कर लेते हैं, ठीक है, ये सरफेस है, ये पूरा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है सपोज करते हैं। इसके होते हुए ये सारे के सारे न्यूक्लियोटाइड्स आके जुड़ेंगे और पूरा DNA का डबल स्ट्रैंड बनेगा, क्योंकि मैंने कहा ना कि इस एंजाइम ने ही सिंगल स्ट्रैंडेड RNA को डबल स्ट्रैंडेड DNA में कन्वर्ट करना है। तो जाहिर सी बात है कि इसकी सरफेस पे आकर एक एक न्यूक्लियोटाइड अटैच होगा और अगला न्यूक्लियोटाइड आता जाएगा और पूरा स्ट्रैंड बनता जाएगा, यानी इसकी सरफेस पे एक एक्टिविटी चल रही है। हमारे पास जो NRTIs हैं वो बेसिकली करती ही हैं कि वो आके इसकी सरफेस एक्टिविटी को इनहिबिट कर देती हैं, और न्यूक्लियोटाइड्स या न्यूक्लियोसाइड्स जो आके इसके ऊपर आके जुड़ती हैं और फिर आपस में एक पूरा DNA का स्ट्रैंड बनाने की कोशिश कर रही हैं, ये एक्टिविटी इनहिबिट हो जाती है। अब इनहिबिट किस तरह से होती है, क्योंकि जो NRTI है ना वो आगे इससे कंपेटिटिव इनहिबिशन करती है। आपको कंपेटिटिव इनहिबिशन का मतलब पता है ना, कि सपोज ये कि अगर जो हमारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है उसकी बाइंडिंग साइट इस किस्म की है, ये वाली है, तो जो हमारी ड्रग है उसकी भी बाइंडिंग साइट बिल्कुल ऐसी है, और वो आके कहेगी तो जो प्रोसेस यहाँ हो रहा है वो मेरे साथ आके क्यों नहीं चिपकेगा। वो सारी चीज़ें जो यहाँ पर आके न्यूक्लियोटाइड्स चिपक रहे होते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के साथ, वो आके चिपकने लग जाते हैं हमारी ड्रग के साथ। जब वो ड्रग से साथ आके चिपकने लग जाते हैं तो ड्रग तो उनका DNA तो बनाने से रही, वो उनको DNA बनने ही नहीं देती, ठीक है। तो इस तरह से रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो है वो बेचारा मुंह देखता रह जाता है। तो ये प्रोसेस होता है जिस तरह से हमारे पास इनहिबिशन हो जाती है ऑफ द DNA सिंथेसिस बाय कंपेटिटिव इनहिबिशन। ये पूरी बात समझना, इससे जरूरी है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत ज्यादा आता है, ठीक है। तो किस तरह हो गया, आपने बात सारी समझ लेनी है। किसी को फिर भी कोई मसला हो तो आपने मुझसे पूछ लेना है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, उसने न्यूक्लियोटाइड्स की सिंथेसिस करानी है, उसकी जगह आकर जो हमारी ड्रग है वो उसको इनहिबिट करके उसकी चीजें अपने पास रख लेती है और DNA बनने ही नहीं देती, जिस तरह नॉर्मल कंपेटिटिव इनहिबिटर्स करते हैं। एंड इस तरह से कहानी खत्म हो जाती है। अब इसमें हमने पढ़ना क्या है, इसमें ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ड्रग्स के नाम है जो बुक में इनलिस्टेड है। लिस्ट के लिए याद रख लेना, इन ड्रग्स की डिटेल कभी भी नहीं आती है, लेकिन इनकी एक एक इंपॉर्टेंट बात जो टॉक्सिक इफेक्ट्स में या MCQs में आ सकती है वो आपने याद करनी है, और वो मैं आपको बताने लगी हूँ, ठीक है। इन ड्रग्स की लिस्ट को याद आप वैसे भी कर सकते हैं। मैंने ऑनेस्टली कोई निमोनिक नहीं पढ़ा था, मैंने 2-3 दफा पढ़ी थी तो मुझे याद होगी थी। बेसावीर, डाइडेनोसिन, एमट्रिसिटाबीन, लेमिविडीन, स्टेविडीन, टिनोफोवीर, ज़ैलसिटाबीन एंड ज़ैडोविडीन। लेकिन इफ़ यू वांट अ निमोनिक तो जो मुझे आसान लगता है, मतलब ये मेरा पर्सनल क्रिएटेड है, आप मेरे से अच्छा बना लें बेशक, लेकिन दिस इज आदिल सॉ 10 जिब्राज, ठीक है। आदिल की स्पेलिंग में थोड़ा सा ई ले आए हाली बीच में, आदिल पर्सन का नाम, आदिल सॉ 10 जिब्राज। अब इसमें जो कैपिटल लेटर्स हैं वो सारे हमारे काम के हैं। ए से बेसावीर, डाइडेनोसिन, ई से एमट्रिसिटाबीन, लेमिविडीन, एस से स्टेविडीन, टी से टिनोफोवीर, ज़ैलसिटाबीन एंड ज़ैडोविडीन। ये आपका एक आसान तरीका हो सकता है। अब इसमें से एक एक इंपॉर्टेंट बात क्या याद करनी है आपने, बेसावीर में से कोई खास बात कभी भी नहीं आती, बस इतना याद रखना है कि इसकी नॉर्मल सी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है, इसमें से कुछ नहीं आता। डाइडेनोसिन की ना वो कभी कभार आपसे पूछ लेते हैं एडवर्स इफेक्ट्स, तो इसमें आपने जो बात बिल्कुल भी नहीं भूलनी ना, वो MCQ में आने वाली है, वो पेनक्रियाटाइटिस। इसका सबसे इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट ये है कि ये पेनक्रियाटाइटिस करता है। अगर उसके अलावा कोई पूछेगा तो हाइपर ट्राइग्लिसराइडीमिया कर देगा, पेरिफेरल न्यूरोपैथी, डायरिया, ये थोड़ी सी बात है, लेकिन पेनक्रियाटाइटिस को याद रखने वाली बात है, ठीक है। अच्छा, एमट्रिसिटाबीन के बारे में जो आपने बात याद रखनी है कि ये
पाम्स एंड सोल्स की हाइपर पिगमेंटेशन कर देता है, यानी कि आपके हाथों और जो पैरों की स्किन होती है, जो पाम और सोल की स्किन होती है, उसमें डिपोजिशन ऑफ पिगमेंट कर देता है। ये बात इसके बारे में आपने याद रखनी है, इसका एडवर्स इफेक्ट है। लेमिविडीन के बारे में याद रखनी है कि हमारे पास ये हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शंस जो अभी हम आगे पढ़ेंगे उसमें भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बस आगे इसके बारे में कोई बात नहीं है। स्टेबिडीन के बारे में याद रखनी है कि ये लैक्टिक एसिडोसिस एंड एक लैक्टिक एसिड का मतलब लेवल बॉडी में बढ़ा देता है, और दूसरा हेपेटिक स्टीटोसिस यानी कि लिवर में इस तरह से डिसफंक्शन करता है कि लिवर में फैट की डिपोजिशन स्टार्ट हो जाती है, उसे हेपेटिक स्टीटोसिस कहते हैं। तो लैक्टिक एसिड का ब्लड में लेवल बढ़ा देगा और लिवर में फैट्स का लेवल बढ़ा देगा, ठीक है। टेनोफोवीर के बारे में आपने जो बात याद रखनी है वो ये कि ये रीनल फेलियर या फेनकोनी सिंड्रोम, किडनी से एसोसिएटेड एक सिंड्रोम है, वो कर देती है। बस एक बात ये याद रखनी है। ज़ैलसिटाबीन के बारे में याद रखनी है कि इसका नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग है, ये भी किडनीज के लिए टॉक्सिक है। और ज़ाइडोवुडीन ना कभी कभार आपसे वाइवा में पूछते हैं क्योंकि ये उन्हें इंपॉर्टेंट लगती है, तो इसके बारे में आपने ये बात एक तो याद रखनी है कि ये सीएनएस में भी एंटर हो जाती है। दूसरी इसके बारे में याद रखनी है कि इसकी जो टॉक्सिसिटी है वो अक्सर औकात ना आपसे पूछ लेते होते हैं। सो इसकी टॉक्सिसिटी क्या क्या है? सबसे पहली तो बोन मैरो सप्रेशन, ठीक है, बोन मैरो सप्रेशन होगी। उसके बाद एनीमिया न्यूट्रोपीनिया, मैं हाल ही इंपॉर्टेंट वाले आपको बता रही हूँ। एनीमिया न्यूट्रोपीनिया मतलब आपके ब्लड सेल्स का काउंट डिक्रीज हो रहा है। जाहिर सी बात है जब बोन मैरो ही काम नहीं कर रहा तो डेफिनेटली आपका रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल्स ये सारे डिक्रीज हो जाएंगे। देन उसके बाद जो थोड़े से जनरल बातें लिख देना कि हेडेक, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया और इंसोम्निया, हेपेटाइटिस, ये सारी बातें थोड़ी सी लिख देनी है आपने, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये सारी ड्रग्स ना इतनी ही आपने याद करनी जितनी मैंने बताई, अदरवाइज इट विल बी अ वेस्टेज ऑफ टाइम। इनके बारे में यही बातें पूछते हैं, उसके अलावा नहीं पूछते। अगली वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं NNRTIs, उनका भी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है। अब मैं दोबारा से सारा रिपीट नहीं करूँगी, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंस बताऊँगी। अभी तक कोई मसला हुआ यू कैन आस्क मी। थैंक यू।